नमस्कार, न्यूज प्रीव्यू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को शिखर पर पहुंचाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पिछले कुछ सालों में बेहद नुकसान झेल चुका है, लेकिन अब केंद्रीय ट्रांसपोर्ट व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से इस सेक्टर को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के दिन भी अब जल्द फिरने वाले हैं। जम्मू में आज रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमों और उनके परिवारों के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे सतीश शर्मा ने बताया कि कॉरपोरेशन को कुछ सौगातें दी गई हैं और इसके मुलाजमों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने की भी कोशिशें की जा रही हैं। ये पुरानी सारी जान के लेकर इस सारे अफसरों से बैठकर हमने अभी कल ही बात की। एक तो 20% इनका बढ़ाया है, इनको मुबारकबाद दूं। मैं तो नया बंदा आया हूँ, अभी तो सीखना है मुझे। जो ये लोग चाहते हैं, जो मेमोरेंडम्स हमें दिए गए, जो इनकी नब्ज है, जो इनकी भावनाएं है, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है पिछले 5 सालों हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, SRTC को जाती तौर पर इग्नोर हुआ है। और दिल्ली में जो हमारा दौरा रहा आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बड़ा साजगार, बहुत ही अच्छे माहौल में हुआ, ऑडियल, और ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। आपके गडकरी साहब वो इंटरेस्टेड है हमारी मदद करने लाइफलाइन में। तो सबसे पहले द फ्लीट ऑफ न्यू बसेस इज अराइविंग, जो वो 50 हमने तो 100 की डिमांड दी। उसके बाद इनका वेलफेयर, हाउ वी कैन हेल्प देम, बी इट 7th पे कमीशन की चीजें जहाँ ये लोग चले गए हैं, कुछ लोग तो चले गए। अभी कल ही हमने हमारे ही एक एम्प्लॉय थे, उनको 5.5 लाख का 11.5 लाख का एक चेक दिया और 5 लाख 5.5 उनको और मिलेगा, प्लस उनको 6,000 रुपये महीने पे। एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, हमने वेलफेयर फंड से इकट्ठा कर, तो जो काम करेगा कलेक्टिवली हो। हम तो वी आर फैसिलिटेटर्स, मिनिस्टर तो यही है हमारे। तो ये लोग बताएंगे क्या कर सकते हैं जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, वही होगा। और दिल्ली से मदद लेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब इंटरेस्टेड है। अगर पंजाब हरियाणा में इतना बढ़िया चल रहा है, हमारे क्यों नहीं हो सकता? आपकी उम्मीदों से पहले हो, क्योंकि मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, मैं इनसे ज्यादा काला हूँ। हालांकि मुझे देर लग गई यहाँ तक आते आते, लेकिन कोशिश करेंगे जो काम 5 सालों में होगा 5 महीने में होगा। ये आपसे बात ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट हमने तो ये बोला कि हर महीने ही मेडिकल चेकअप हो जाए। एक तो हमारे एम्प्लॉयज का, एक जो लोग इल्जाम लगाते हैं जी ड्रिंक ड्राइविंग का केस है, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट में थोड़ा होगा, लेकिन हम चाहते हैं इनको स्ट्रेस है। एक तो बहुत सारा जैसे 7th पे कमीशन की बात है, तनख्वाहों की बात है, फैसिलिटीज की बात है, उससे एक बोझ बहुत है। मेंटल हेल्थ हर आदमी की खराब हो रही है, हमारे एम्प्लॉयज की नहीं। हर महीने ऐसा कैंप हो, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, कोई बोन्स की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, तो ऐसे कैंप से एक तो पता चल जाएगा, मौके पे डायग्नोज हो जाएंगी चीजें, ताकि इलाज करवाया जा सके। तो मैं मुबारकबाद दूंगा MD साहब को, सारी टीम बेहतरीन काम कर रहे हैं। कमियां हैं उनको दूर करेंगे, उम्मीद करेंगे दिल्ली सरकार भी हमारी सुने। उमर अब्दुल्ला सरकार सीरियस है अपने जो हमारे परिवार के सदस्य, मैं इनमें से एक हूँ, ये मेरी फैमिली है। इनको कोई आंच आएगी तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा, लेकिन इनसे बैठकर बातें करेंगे, जो जो ये चाहते हैं हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरा। राजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके के 15 पीड़ितों को आज उनके घर वापस भेज दिया गया। ये वो लोग थे जिनके अपनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इन सभी लोगों को एहतियातन GMC राजौरी में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। आज इन सभी लोगों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश देकर कंडी बढ़ाल भेज दिया गया। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद और GMC के प्रिंसिपल डॉक्टर AS भाटिया ने इनसे तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। देखिए राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। राजौरी की तारीख में एक ऐसा बदकिस्मत साना जिसमें 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। क्यों गंवाई इसका इल्म आज तक नहीं हो पाया, मगर सरकार ज़रूर उस पर कोशिश कर रही है। और ये वो बदकिस्मत फैमिलीज़ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। बिलखुसूस ये खातून जिसके घर से ये सिलसिला शुरू हुआ था, फजल हुसैन की वाइफ हैं, जिनके बच्चे और उनके फजल हुसैन चले गए, और ये मोहम्मद असलम और इनकी वाइफ हैं, ये साथ खड़े, इन्होंने अपने 6 बच्चे खोए। ये सभी लोग इसमें मुतासर हुए, और ख़ास करके ये लड़की, इसकी शादी थी 7
2 दिसंबर को, जिसके बाद 7 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले मैं फजल हुसैन की वाइफ से ही बात करूंगा। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अपना सब कुछ आपने खोया है। आज घर लौट रहे, जिस घर के अंदर बच्चों की चहल पहल थी, सर का ताज था, वो भी चला गया। आगे की ज़िंदगी किस तरह बीतेगी और यहाँ का जो सिलसिला रहा, यहाँ किस तरह आपके हाथ देख लेगी? ठीक है। हुआ क्या था आपके घर में? कुछ में खाला पसीना है बच्चों बस बस काली थी, पानी मांगती। आप भी बीमार हुए थे? हाँ, 26 दिन रहे जम्मू में। 26 दिन आज जम्मू में रहे। बिल्कुल, क्योंकि बात करने के लिए भी नहीं ये लोग बचे, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ खोया। ये हैं वो बदकिस्मत बाप जिसने अपने 6 बच्चे खोए। जिस घर के अंदर चहल पहल बच्चों की थी, आज उस घर में आपको दोबारा भेजा जा रहा है। क्या बोले, जाने का मन ही नहीं कर रहा, घर में कैसे घुसेंगे। असलम साहब, जो 20-22 दिन राजौरी हॉस्पिटल के अंदर बीते, इन 20-22 दिनों में किस तरह का तामुल रहा इंतज़ामिया का, डॉक्टरों का आपके साथ? इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे साथ पूरा तावन किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने किसी जगह कोई कोताही नहीं बरती है। हम रात के 12 बजे अगर फ़ोन करते थे, 12 बजे भी आते थे। 7 दिसंबर के बाद ये सिलसिला जब शुरू हुआ और उसके बाद लगातार लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और जानें गंवाने का कारण रुकन असम्बली राजौरी हमारे साथ। सर, आज इन लोगों को अपने घर भेजा जा रहा है। एक सवाल वही बार बार, बुनियादी सहूलियात की कमी, उसके लिए कोई कदम आपकी तरफ से आगे उठाया जाए? देखिए, आज दुख का माहौल है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई खुशी है, लेकिन सुकून है कि डॉक्टर्स की टीम ने मेहनत की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, डीसी साहब और उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनकी अनथक मेहनत, और हमारे जो प्रिंसिपल जीएमसी हैं भाटिया साहब और उनके पूरी डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ, जितने भी इनके ऑफिशियल्स हैं, उनकी अनथक मेहनत की वजह से आज वो दिन हमने देखा कि 17 जानें गंवाने के बाद बाकी की जानों को बचाने में हम कामयाब हुए। ये एक सुकून की बात है, और इन्होंने चेन को ब्रेक किया। आज इनको 2 महीने से ज़्यादा ज़ायद होने के बाद इनको वहाँ रेफ़र किया गया। आज जब मेरी इनसे बात हुई, SOPs इन्होंने बना दी हैं और उनको पूरी गाइडलाइन दी है कि क्या क्या गाइडलाइंस है। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल, एक आखिरी सवाल आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगा। जिस तरह के हालात बने थे, बहुत बुरे हालात थे, उन हालात पर काबू पाया आपने। आज इन लोगों को भी अपने घर भेजा जा रहा है। आगे के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे इन लोगों के लिए आपकी तरफ से? जैसे हमारे आदरणीय MLA साहब ने आपको बताया कि हमारी टीम, मेडिकल कॉलेज की टीम बुधाल विलेज में 1 हफ्ते के बाद जाएगी, और हम इनके रिपीटेड वहाँ पे कैंप रखेंगे, इनसे रास्ता कायम रखेंगे। इनके पास हमारे नंबर्स हैं, और इनको पूरा हमने गाइड करके भेजा कि अगर कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम आता है तो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करें, लेट मत करें। थैंक यू सर। राइट सर। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि आज इन 10 लोगों को भी अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। ये एक आखिरी काफिला था, क्योंकि 400 के आसपास ये लोग थे जिनको राजौरी बड़ाल से लाया गया था। उस वक्त बड़ाल के अंदर हालात काफ़ी कशीदा थे, मगर राहत भरी खबर ज़रूर यह है कि बड़ाल के हालात अब बेहतर हो चुके हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इन बेहतर हालात से पहले 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। बजट सत्र से पहले जम्मू में आशा वर्कर्स, डेली वेजर और कैजुअल लेबर ने आज सचिवालय घेराव का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। ये लोग मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर से सचिवालय की ओर एक रैली की शक्ल में रवाना हो रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने इन्हें वहीं रोकते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। आशा वर्कर्स, डेली वेजरों और कैजुअल लेबर ने सरकार से उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि बार बार आंदोलन करने के बावजूद भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना तो उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई और ना ही उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जम्मू कश्मीर के बजट में अगर उन्हें राहत ना पहुंचाई गई तो वो फिर से उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे।
काफ़ी देर से हमने प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत मेमोरेंडम्स दिए, बहुत कुछ किया है। अभी हमें नई सरकार से उम्मीद थी कि वही हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी हमें अपनी उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक तो स्किन हेल्थ मैडम ने कोई किसी किस्म का कोई डिसीजन लिया नहीं, कोई बात बोली नहीं आज तक किसी भी विषय में। तो आशा वर्कर हैं हम, हर दिन एक नया सर्वे है, हफ्ते में एक न एक हम सर्वे दे रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। लेकिन अगर पैसे की बात आप होते तो वो पैसा ना के बराबर है। JSY का पैसा नहीं अब तक आया, साल 2-2 साल के हो गए बच्चे लोगों के, लेकिन अभी तक बेनिफिशियरीज को पैसा नहीं मिला, तो आशा को क्या देंगे? तो फिर ये गवर्नमेंट ने बंद करनी चाहिए ये सारी स्कीमें, क्यों खोल के रखी हुई हैं इन स्कीमों को? हम तो बड़े परेशान होकर बाहर निकले हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांग है, तो हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दिया। हमारी डिमांड्स है कि जो हमारे CPW वर्कर, लैंड ओनर्स, मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, ये तमाम जो डेली वेजर्स हैं, इनकी मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम लागू होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे लोगों के अंदर जो रोष है कि ज़मीनें देने के बाद भी कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला, अगर आपने ज़मीनें ली तो उनको दिया क्यों नहीं, वो हमें जो है कंपनसेशन नौकरी को मिलनी चाहिए। और मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए, जिससे ये बेचारे 900 रुपये महीने का, 600 रुपये महीने का, 2000 महीने का लेते हैं, उससे क्या बनता है इतनी महंगाई के अंदर। और हमारी सरकारें सिर्फ मीटिंग कर रही हैं, कहीं सेंटर में, कहीं किसी के पास, लेकिन इन लोगों के लिए जो प्रयास है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले बजट में इनकी बात फाइनल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो बजट असेंबली के बाहर फिर से धरना होगा। ये आज आपके चैनल के माध्यम से मेरा फिर से ऐलान। जम्मू के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में 3 और ऑपरेशन थिएटर तैयार होने जा रहे हैं। मौजूदा समय में यहां 2 ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं और अब आने वाले 3 से 4 महीनों में यहां 5 ऑपरेशन थिएटर की सुविधा मिलने लगेगी। GMC जम्मू के प्रिंसिपल व अन्य अधिकारियों ने इस बाबत संबंधित एजेंसी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल को अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था और मौजूदा समय में यहां OPD में 400 से 500 मरीजों की जांच की जा रही है। सितंबर-अक्टूबर 2023 में इनॉग्रेट किया था, फंक्शनल किया था। और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि अच्छी प्रोग्रेस रही है पिछले साल एक में। OPD रोज़ की 400 से 500 OPD है रोज़ की, और रोज़ के 400 से 500 एक्सरे हो रहे हैं, CT स्कैन्स हो रहे हैं वहाँ पे। फिजियोथेरेपी शुरू हुई है, वार्ड हमने स्टार्ट कर दिया है और ऑपरेशन थिएटर्स भी चालू किए हैं 2। हालांकि गुंजाइश है 5 ऑपरेशन थिएटर्स और हैं, उनको भी चालू करना है। तो हमने पहले ही डिसीजन लिया था कि फेज्ड मैनर में करेंगे ताकि हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो लास्ट वीक हमने मीटिंग की इस बारे में कि हाउ टू एक्सपैंड द सर्विसेज नाउ। तो कुछ डिसीजन लिए कि एक जो 2 वार्ड्स हैं बड़े, एक तो वार्ड फंक्शन है, दूसरे वार्ड को फंक्शनल करने के लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है। और दूसरा ऑपरेशन थिएटर्स जो नहीं चालू हुए हैं, कुछ उसमें सिविल वर्क्स पेंडिंग थे, तो इंजीनियर्स ने हमें एश्योर किया कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरा ऑपरेशन थिएटर तैयार करके देंगे। तो कल वी आर गोइंग टू टेक अप विद JKMSCL आल्सो कि इसमें जो ऑपरेशन थिएटर की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें एनेस्थीसिया वर्क स्टेशंस हैं, ऑपरेशन टेबल्स हैं, सामान है, तो वो हमें प्रोक्योरमेंट करने में हेल्प हो। तो हमारी पूरी कोशिश है कि 3-4 महीने में सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर जितने भी हैं हम कोशिश करेंगे ये ऑपरेशनलाइज हो जाएं। और कुछ उसमें सिविल वर्क भी पेंडिंग थे, 4 करोड़ के करीब के हमने अकाउंट भी दिए थे, तो इंजीनियर्स लगे हैं। तो फेस में जल्दी ही आई थिंक 2-4-6 महीने में आप देखेंगे इट विल बिकम फंक्शनल, फुल्ली फंक्शनल, और इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी। सो ऑलवेज इज बेटर टू ऑपरेशनलाइज ए न्यू थिंग इन ए फेज्ड मैनर ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। पाकिस्तानी संसद में बार बार कश्मीर का राग अलापे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई है। भाजपा ने पाकिस्तान को पहले अपने घर के हालात की तरफ ध्यान देने और फिर कश्मीर की चिंता करने की सलाह दी। भाजपा के प्रवक्ता गौरव गुप्ता ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने वाला वैश्विक केंद्र बन चुका है और दुनिया के सभी मुल्क उसे आतंक का पोषण करने पर उससे दूरी बनाए हुए हैं। गौरव गुप्ता ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में शांति स्थापित हुई है और G20 सम्मेलन और लोकसभा व विधानसभा चुनावों से यह साबित हो चुका है। नहीं है। आज इस रेजोल्यूशन में एक और बात, आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वो बात करता है पाकिस्तान, अपने गर्भान में झांक के नहीं देखता। जहां पर
आज उनके इंटरनल, जब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल जो एक युद्ध लगा हुआ है, जहां पर आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं या मैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूं या बलूचिस्तान की बात करूं या उनकी मैं सिंध प्रोविंस की बात करूं, कहीं पर भी आप चले जाएं, इतनी बड़ी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो वो खुद उनके वहां पर हो रही हैं, और जो कहीं ना कहीं पर सामने दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज पाकिस्तान एक, आप सब जानते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आज एक एपी सेंटर बन चुका है, जो कि सबने प्रूव किया, हर जगह पे आया है कि जितने मिलिटेंट्स ग्रुप्स वहां पर चलते हैं, चाहे मैं जैश ए मोहम्मद की बात करूं या लश्कर तौबा की बात करूं या हिजबुल मुजाहिदीन की बात करूं, उनके मानो वहां पर तो कैंप चल रहे हैं। तो आज जो सही माने पर जिनको एक्सपोज करना है, जिनको खत्म करना है, उस पर बात नहीं कर रहे, उनकी रुचि हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर रहती है। और जहां तक रही 370 और 35A की जब वो बात करते हैं, तो आज एक हिस्टोरिकल डिसीजन था जब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35A को ध्वज किया गया। उसके बाद आज मानो आज कश्मीर में, आज जब कश्मीर की बात करते हैं, कितनी बड़ी एक स्तर पर आज चेंज है। क्या मैं डेवलपमेंट की बात करूं, क्या मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, या मैं ग्रॉस रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हर तरीके से। और जब ये बात करते हैं कि रेजोल्यूशन हम पास करते हैं, और उस समय इनकी कोशिश होती है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको समझे और इस पर अपनी बात रखे, वो ये भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी समय तौर पर G20 के दौरान वहां पर आई थी, और उसके बाद ही इतने बड़े बदलाव में आपने देखा जिस तरीके जम्मू कश्मीर निकला 2019 के बाद, उसका रिजल्ट सामने था। अब ये डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, बड़े स्तर पर अभी वहां पर विधानसभा, लोकसभा, सबके तो चुनाव हुए, चुनी हुई सरकार है, और आज कहीं ना कहीं मानो ये लगता है कि इनके पास से विषय कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है, और आज आके कश्मीर का राग ये बिल्कुल वही हर बार की तरह बजाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ताकि किसी ना, और कश्मीर के लोगों ने सेपरेटिज्म को, कश्मीर के लोगों ने टेररिज्म को, कश्मीर के लोगों ने स्टोन पेल्टर्स को रिजेक्ट किया है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद सैयद आगा रहुल्ला द्वारा अपनी ही पार्टी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 गुटों में बढ़ चुकी है और दोनों गुट अलग अलग बयान दे रहे हैं। भाजपा के कश्मीर के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसे सिर्फ सियासत से मतलब है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है, जो पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। देखिए, सीधी सी बात है, आगा रहुल्ला साहब का कुछ और कहना है और उमर साहब का कुछ और कहना है। सीधे पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिवीजन है, कहीं ना कोई कुछ गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 ग्रुपों में बांटी हुई है, एक ग्रुप एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा ग्रुप दूसरा स्टेटमेंट। जहां तक आगा रहुल्ला साहब का ताल्लुक है, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमिटमेंट्स है अभी तक फेल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन कमिटमेंटों को पूरा करने के लिए, चाहे 12 सिलेंडर हो, कुछ हो, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि 4 महीने 3 महीने के अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस तो शुरू करनी चाहिए थी कि किस तरह से हम इन कमिटमेंटों पे काम करें, किस तरह से इनको करें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सोई हुई है, लोगों में मुश्किलात है, लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिक्स में लगे हैं आपस में, रहुल्ला साहब और उमर साहब। कोई कुछ स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट, कोई स्टेटहुड का राग अलाप रहा है, कोई 370 का राग अलाप रहा है, जबकि ये जानते हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाएगा। और मोदी साहब ने उस फंक्शन में भी कहा जहां उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बैठे थे जब टनल की इनॉग्रेशन थी, और जहां तक 370 का ताल्लुक है वो तो मर चुका है, वो आने से रहा, वो वापस नहीं आएगा। अब गारंटियों से दूर लोगों को रखने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, दूर रखने के लिए अब दोनों साथ मिलकर अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। अभी तक 4 महीने लगभग हो चुके हैं और एक काम भी उन्होंने अभी तक नहीं किया। और जो लोगों की आज राय हम सुनते हैं, लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एतमाद खो चुकी है, और आज लोग भी इस बात को मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है, उसकी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है उन वादों को पूरा करने के लिए जो वादे उन्होंने इलेक्शन के दौरान किया, मैनिफेस्टो में, उसके बाद जो वादे किए। आज लोगों की एक आम राय बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लोगों में वो एतमाद खो चुकी है, जिस एतमाद से उनको एक बारी बहुमत के साथ यहाँ जिताया था और एक बारी मैंडेट मिला था उमर साहब को सीएम बनाने के लिए, अब वो एतमाद लोगों में नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रियासी के अघार बलिया में आज आयुष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई, जिनमें दवाएं भी वितरित की गई। कैंप का उद्घाटन रियासी के तहसीलदार सुरेश सिंह ने करते हुए इसके आयोजन के लिए ट्रस्ट की सराहना की।
करना है। आज काफ़ी लोग जहाँ चेकअप करवा रहे हैं, देखो हमारे घर में डॉक्टर साहब आए हैं, दवाइयाँ लाए हैं फ्री, आज उनको चेक करके दवाइयाँ दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आज जहाँ इस कैंप में अभी तक इसका फ़ायदा बेनिफिट ले रहे हैं, तो लेकिन लोग अभी आ रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो हमारी पंचायत को हो रहा है। ऐसे कैंप हर पंचायत में, हर गांव में लगने चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं आयुर्वेद का, जो जहां रियासी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में अपील भी करता हूं कि ऐसे कैंप हर जगह लगने चाहिए। इसके साथ ही अवेयरनेस कैंप भी होने चाहिए, क्योंकि लोग इसका बेनिफिट लें। जम्मू नगर निगम द्वारा आज शहर के वार्ड नंबर 25 में पब्लिक संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद के जरिए जम्मू नगर निगम द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ निगम की बजट प्लानिंग के लिए उनसे फीडबैक भी लिया गया। पब्लिक संवाद का आयोजन नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें जम्मू पश्चिम विधानसभा के विधायक अरविंद गुप्ता को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। जो हमारी मेन हम लोग को भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी एनफोर्समेंट टीम से बिल्डिंग परमिशन फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द पब्लिक सेक्टर बट आल्सो प्रोवाइड्स। आज ये पब्लिक संवाद का तीसरा कार्यक्रम था वार्ड 25 में। यहाँ से आसपास के 4 या 5 वार्ड्स को हमने कवर किया है। ऑनरेबल एमएलए भी हमारे साथ थे, सारे एक्स कॉरपोरेटर्स, पब्लिक और आम नागरिकगण हमारे साथ जुड़े। जेएमसी अपने बजट प्लानिंग को लेके पब्लिक का साथ चाहती है, पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहती है, और उसी के अंतर्गत ये पब्लिक संवाद किया जा रहा है ताकि जितना भी हमारा प्लान बने वो पब्लिक फ्रेंडली हो, और जो बेसिक शहरी की जो समस्याएं हैं उसमें एक असली फीडबैक लोगों से मिल सके कि क्या वो समस्याएं सॉल्व हो भी रही हैं या और बढ़ रही हैं। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के पब्लिक संवाद को बाकी वार्ड्स में भी हम लेके जाएंगे। काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमारे को भी जो मैसेजेस देने होते हैं, जैसे आज हमने स्वच्छ सर्वेक्षण का मैसेज दिया कि भाई आपके एरियाज़ में जहाँ जहाँ गंदगी है, गार्बेज हॉटस्पॉट चैलेंज के अंदर myjammu.in पे जाके अपने गंदगी की फ़ोटो डालिए, जहाँ जहाँ कूड़ा डेली फेंका जाता है लेकिन उठता नहीं है, हम 24 घंटे के अंदर उसको उठाएंगे और साफ़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को हमारे साथ जोड़ना है, और उसमें लोगों को एक पीपल फ्रेंडली जेएमसी का जो एक रूप है वो हमने अब देना है। जो आगे काम वर्किंग है, उस वर्किंग को हम कैसे इम्प्रूव करें। काफ़ी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके पास आई होती हैं। ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में आने से ये होता है कि जो आइडियाज़ लोग अपने शेयर करते हैं, उस आइडिया को हम एग्जीक्यूट कैसे करें, ज़मीन पे कैसे एग्जीक्यूशन हो उसकी, वो उनको भी यहाँ पे आने से हमारे पब्लिक के बीच में नए आइडियाज़ आते हैं। एक अच्छा रहा, अच्छा एटमॉस्फेयर में हुआ। और मैंने आपको देखा होगा कि मैंने एड्रेस किया कि हमारे जितने भी पुराने कॉरपोरेटर हैं वो जब तक नई कॉरपोरेशन नहीं बनती वो अपने आप को एग्जिस्टिंग कॉरपोरेटर समझें। उससे क्या होगा कि एक ग्रुप में हम जब काम करेंगे उसमें लोगों को बेनिफिट मिलेगा, पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हमसे लोगों को जितना बेनिफिट मिले तो हम अच्छा लगेगा कि हमें लोगों के काम हम कर सकें, हमारे पार्क अच्छे हों, हमारे स्कूल्स अच्छे हों, हमारा गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।